हेलो दोस्तों। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज सीटेट सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान पर निर्धारित रहेगी। इस सीरीज में आपको हर प्रश्न के साथ उसकी एक रेफरेंस देखने को मिलेगी, जो आपको मदद करेगी ये समझने में कि पिछले एग्जाम्स में ट्रेंड कैसा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के पहले प्रश्न से। A political party can be said to gain majority if it has won dash। कब किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मेजोरिटी पार्टी कहा जा सकता है? नंबर 1, मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन a state। नंबर 2, important constituency in a state। नंबर 3, all the large constituency in a state। नंबर 4, 1/4 of the number of constituency in a state। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तब मेजोरिटी पार्टी कहा जा सकता है जब वो आधे से ज्यादा सीट्स किसी एक स्टेट में जीत जाए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट स्टीरियोटाइप। आपने पता करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है स्टीरियोटाइप को इंडिकेट करती है। ए, अ पेरेंट सेड टू हर चाइल्ड डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। बी, पीपल इन द सिटी ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। सी, गर्ल शुड लर्न टू कुक। एंड डी, लाइफ इन द सिटी इज इजी एंड सोफिस्टिकेटेड। आप चूज करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडिकेट कर रही हैं स्टीरियोटाइप को। ए, a parent said to her child don't cry, you are a boy। and C, girl should learn to cook। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। A, the term basic structure is not mentioned in the Indian constitution। B, it was propounded during the Keshwanandan Bharti case of 1973। C, the Supreme Court has clearly defined the term basic structure। and D, the Supreme Court put a limitation on the amending power of the parliament। आपको चूज करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड डी। जो हमारा पहला है वो सही है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई टर्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इसको ज्यादातर हम इस वर्ड को तब सुनने को मिला जब केशवानंदन भारती केस के दौरान इन 1973। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ लिमिटेशंस को सेट किया है पार्लियामेंट की पावर पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना चेंज कर सकते हैं। आइए इससे नेक्स्ट को देखते हैं। Which of the following responsibility come under the union government। इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। ए, मेकिंग पीसफुल रिलेशन विद चाइना। बी, मेंटेनेंस ऑफ जेल। सी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स इन अ स्टेट। एंड डी, सेंसस। आपको चूज करना है कि कौन से ऑप्शन सही है। यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यूनियन गवर्नमेंट की नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ जेल, ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स की रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। आपको इनमें से इन स्टेटमेंट्स में से देखना है कि कौन सा रोल जो है जुडिशरी का है। ए, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजंस एंड बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट। बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज इन कंट्रीज इंटरेस्ट। सी, जुडिशियल रिव्यू। डी, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। आपको चूज करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है जुडिशरी के रोल को दिखा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, ए, सी एंड डी। अगर हम बात करें तो बी जो है वो जुडिशरी का रोल नहीं है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज इन कंट्रीज इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नंबर 1, recognize the right to timber forest produced by the forest dwellers। Number 2, rights of forest dwellers includes conservation of forests and biodiversity। C, to undo the historical injustice meted out to the forest dwelling population। and number 4, recognizing the right to homestead, cultivatable and grazing lands by the forest dwellers। आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा कवर नहीं होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंडर।
सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, रिकॉग्नाइज द राइट टू टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अंडर इंक्लूडेड नहीं है या कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनलाइजेशन लीड्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी टू। हमें बताना है कि मार्जिनलाइजेशन कहाँ को एक इंडिविजुअल को लीड करती है या कम्युनिटी को लीड करती है। ए, have a low social status, B, unequal access to education and sources, C, deprivation and D, ample opportunities for social development। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द मार्जिनलाइजेशन, कि किसी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को कहाँ को लीड करती है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, ए, बी एंड सी। डी नहीं रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिनलाइजेशन लोगों को लो सोशल स्टेटस यानी कि उन्हें एजुकेशन से डिप्राइव करती है, ना कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन रहेगा। तो असर्शन दिया है, अ टीचर ऑफ अ सोशल साइंस शुड यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्राइमरी लेवल क्लासेस, एंड रीजन रहेगा, दिस अप्रोच हेल्प्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ सोशल साइंस नॉलेज। सो आपको चूज करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, क्या एक दूसरे से वो दोनों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कहीं ना कहीं जो है रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोशल स्टडी टीचर शुड डिस्कस द करंट अफेयर इन द क्लासरूम बिकॉज। क्यों एक सोशल स्टडी टीचर को करंट अफेयर्स को डिस्कस करना चाहिए अपने क्लासरूम में। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स। ए, इट हेल्प्स टू synthesize the students about the issue of the society and country. B, it develops critical thinking ability of the student. And C, it helps the student to relate the everyday issue with their subject topic. And D, it provides some entertainment for the students। so आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या सबके सब सही हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, ए, बी एंड सी। डी नहीं रहेगा क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एंटरटेनमेंट के लिए डिस्कस नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगेन ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। असर्शन, कॉन्सेप्ट मैपिंग इज टेक्निक बाय विच द टीचर कैन मेक द सब्जेक्ट मैटर सिंपल एंड इजी बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट विद प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट्स। सो इसके लिए रीजन दिया है, द कॉन्सेप्ट मैप इज हायरार्किकल, इट डज नॉट शो मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। सो आपको चूज करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या असर्शन और रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ए इज ट्रू, सॉरी नंबर 1, ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को रिलेट करती है, लेकिन अगर बात करें तो ये कोई हायरार्किकल प्रोसेस नहीं है और इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स को शो करता है। यहाँ पे लिखा है, इट डज नॉट शो मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट प्लान टू डू अ रोल प्ले इन अ क्लास, Suhani refused to play the role of Bhimrao Ambedkar in the Republic Day program organized in her school, saying that she is a girl, so she will wear a girl's dress and play the role of girl or a woman only. The reason for her behavior reflects. So यहाँ पर जो है क्लास का सिनेरियो दिया है जिसमें कह रहा है कि सुहानी जो है एक लड़की है जो क्लास के अंदर एक रोल प्ले चल रहा है, उसके अंदर वो मना कर रही है कि वो भीमराव अंबेडकर की जो है रोल को प्ले नहीं करेगी रिपब्लिक डे पे, और वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का रोल प्ले करूंगी। सो शी विल वियर अ गर्ल्स ड्रेस। आपने बताना है कि उसका कौन सा बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 1, अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 2, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, नंबर 3, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लास एनरोल्स ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रंस, सो इट शुड बी ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू। तो हमने बताना है कि एक इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, और तो एक टीचर की क्या ड्यूटी रहती है। ए, असेस व्हाट चिल्ड्रन कैन एंड कैन नॉट डू। बी, plan learning strategies in which all the students participate. C, keep children's experience
their voices and their expectations in her own control. And D. Restrict freedom of students to choose activities for project and assessment. So आपने चूज करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड बी. सी एंड डी नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो है उसे कंट्रोल करना, उसके एक्सपीरियंस को कंट्रोल करना कहीं से भी जो है टीचर की ड्यूटी नहीं है. उसके अलावा उसकी फ्रीडम को, जो उनकी रिस्ट्रिक्ट कर देना उनकी फ्रीडम्स को, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड असेसमेंट, वो भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an appropriate perception when a social science teacher is engaged in an activity in classroom? Number 1. The teacher does not know why she is doing this. Number 2. The teacher believes that activity-based learning helps children to understand the concept. Number 3. Teacher does this only to complete her lesson plan. Number 4. Teacher pretends to fulfill the order of her principal or headmaster to promote activity-based learning. तो आपने बताना है कि एक सोशल साइंस टीचर का परसेप्शन क्या रहता है जो वो एंगेज्ड एक्टिविटीज को करवा रही है. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द टीचर बिलीव्स दैट द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हेल्प्स द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन creating a positive environment for learning in a social study classroom? A. Confidence in children's ability to do tasks assigned. B. Comparing one student or class with another in assessment. C. Emphasize on satisfactory completion of work. And D. Accepting genius excuses for late submission of assigned task or project. करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, ए, सी एंड डी. ये सभी जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Which of the following can be used as a primary source to discuss about regional culture of the 17th and 18th century? तो आपने इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से जो है रीजनल कल्चर के लिए एक प्राइमरी सोर्स की तरह वर्क कर सकते हैं इन 17th एंड 18th सेंचुरी जब हम यूज कर रहे हैं. तो ए. स्टोरीज फ्रॉम द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला. बी. पॉपुलर टेल्स ऑफ मराठा. सी. डांस कस्टम्स ऑफ अ पॉपुलर कथक डांसर. एंड डी. भानुदत्त's पेंटिंग रास मंजरी. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड डी. सी. डांस कस्टम ऑफ पॉपुलर कथक डांसर है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सोर्स है, लेकिन इसको प्राइमरी सोर्स की तरह काउंट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग? सो नंबर 1, copying and pasting information from internet. Second, memorizing a list of important subject specific concepts. Number 3, reading a summary of an article without reading the original article. And fourth, discussing different perspective on controversial topics. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा डिस्कसिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, यानी कि 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल? इनमें से कौन सा जो है क्वेश्चन जो है प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को? नंबर 1, व्हाई इन दिस ईयर 1991 recognized as an important for India and many other countries from economic perspectives. Number 2, opting for mixed economy approach has become disaster for India. Do you agree with statement? Explain. Number 3, how many longitudes can be drawn on a word map keeping an interval of 1 degree each? Number 4, how are igneous rock formed? So correct answer रहेगा opting for mixed economy approach has become disaster for India. Do you agree with the statement? Explain. ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को प्रमोट कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What should not be the task of a teacher in a constructive classroom? Number 1, avoid learner to reflect on social issue. Second, provide sources to enable learner to experiment and discover for themselves.
Number 3, provide opportunity to learners to explore their social world. And number 4, modify the classroom environment to shape learners' behavior. So इसका correct answer रहेगा avoid learners to reflect on social issues. Number 1, as a creative and reflective social science teacher, which of the following would you do to enhance and sharpen your teaching skills? तो आप क्या करेंगे? A, self study. B, follow and work with a textbook only. C, conduct action research. And D, collect or create case studies. So आपने चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन सही हैं. So correct आंसर रहेगा A, C and D. सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप, कंडक्ट एक्शन रिसर्च, एंड डी कलेक्ट और क्रिएट केस स्टडी. फॉलो एंड वर्क विद टेक्स्ट बुक ओनली गलत रहेगा कहीं ना कहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. सो असर्शन है द टीचर्स नीड्स टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड जुडिशियस इन द सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेंट. उसके लिए रीजन दे रहा है folk dance, story and riddles used by teacher to introduce the history of the community may at a time contain biasness. So आपको क्या लगता है, दोनों सही हैं? क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है? सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4. दोनों सही हैं, लेकिन रीजन कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. वो उसको एक्सप्लेन तो कर रहा है लेकिन डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be better source to compare the literacy rate of 8th class pass boys and girls of the Union Territory with the literacy rate of 8th class pass boys and girls of a state? Number 1, primary and secondary data. Number 2, ethnographic data. Number 3, primary data. Number 4, secondary data. So इसका correct answer रहेगा secondary data. In which step of the project method the resource, timelines and the budget for the project are identified? कौन से उस टाइम पे जो है प्रोजेक्ट मेथड में रिसोर्सेज और टाइमलाइन और बजट को आइडेंटिफाई किया जाता है? नंबर 1, एग्जीक्यूशन. नंबर 2, इवैल्यूएशन. नंबर 3, सिलेक्शन. नंबर 4, प्लानिंग. आपने बताना है कि कौन से टाइम पे ये सब कुछ तय होता है प्रोजेक्ट मेथड में. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्लानिंग. Which of the following aspects are considered in the Right to Education Act 2009 as a part of evaluation procedure? So A, ensure that the students attend all the examination conducted in the school. B, conforms with the value enshrined in the Indian Constitution. C, help the child to express his or her views freely. And D, check the homework on a regular basis. So आपको correct options को choose करना है यहाँ से. So इसका correct answer रहेगा B and C. Next question, which of the following are the characteristics of evaluation in social studies? इनमें से कौन से characteristics हैं जो evaluation में use होते हैं in social studies? A, evaluation is a continuous process. B, it is an integral part of classroom teaching. C, it is done on the basis of written test only. And D, it is closely related to objectives of education. So आपको correct options को choose करना है. So इसका correct answer रहेगा A, B and D, यानी कि फर्स्ट. C ऑप्शन गलत रहेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन नहीं कर सकते. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ रिटन टेस्ट ओनली कहना गलत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, होमवर्क एंड क्वेश्चंस आस्क्ड टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ असेसमेंट? तो आपने बताना कि जो हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, होमवर्क वगैरह लेते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं असेसमेंट की? नंबर 1, criterion based assessment. Number 2, assessment of learning. Number 3, formative assessment. Number 4, summative assessment.
सो करेक्ट आंसर रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट. Which of the following will be the best ways to assess students' progressive growth and achievement, and can also be used as a evidence to show to parents if needed? तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? A. Term and exam marks, B. Rubrics, C. Report card and D. Portfolio. तो आपने चूज करना है कि कौन सा बेस्ट जो है हमारे लिए वे रहेगा जिससे हम बच्चे की प्रोग्रेसिव और अचीवमेंट्स को उसके पेरेंट्स को भी शो कर सकें. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा C and D, report card and portfolios. Next question. Which of the following question assess only remember aspect of cognitive process? यानी कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है remember aspect जो cognitive process का है उसको असेस करता है? A. List the important projects started during the second 5-year plan. B. Write a note on co-curricular and curricular activities conducted in your school. C. Describe with example on the progress made in a field of medicine. D. Examine the rights given by the Indian Constitution to protect the culture and educational rights of minority in India. E. Write the key features of Conan Railway. So आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है रिमेंबर एस्पेक्ट को, कॉग्निटिव प्रोसेस के रिमेंबर एस्पेक्ट को असेस करता है क्वेश्चन, कौन कौन से. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा A, C and E. ये तीनों करते हैं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन. द हड़प्पन्स वर मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड possessed नॉलेज ऑफ डैश मेटलर्जी. कौन सी मेटलर्जी के बारे में उन्हें पता था, या किस में उनकी जो है मास्टरी थी क्राफ्ट्समैनशिप में स्पेसिफिकली? वन आयरन, बी ब्रास, थर्ड कॉपर एंड फोर्थ ब्रॉन्ज. ये क्वेश्चन लगता सिंपल है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीप नॉलेज के साथ चलता है. So, इसका करेक्ट आंसर है कॉपर. वो जो है कहीं ना कहीं कॉपर के जो है मास्टर क्राफ्ट्समैन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं. सो ए. द फर्स्ट सिंह सभा वर फॉर्म्ड एट लाहौर इन 1873 एंड एट अमृतसर इन 1879. एंड बी. द सभा sought to rid Sikhism of superstitions, caste distinctions and practices seen by them as a non-Sikh. So आपको बताना है कि कौन सा सही है. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो है पहले स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है, यानी कि सेकंड. सो पहली जो सिंह सभा थी वो फॉर्म हुई थी अमृतसर में, और वो भी 1873 में, और लाहौर में जो है इसे बाद में एस्टेब्लिश किया गया 1879 में. तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है उसमें जो ईयर्स हैं वो अलग अलग जगह पे दे दिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द 17th century the town of Musulipattam was a center of intense activity and it laid on the delta of Dash river. आपने बताना है कि कौन सी रिवर पे मुसल्लीपट्टम जो है शहर सिचुएटेड है. नंबर 1 हुगली, नंबर 2 कृष्णा, नंबर 3 कावेरी, नंबर 4 गोदावरी. सो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने दो लिस्ट दी हैं, आपको मैच करना है और आपके सामने ऑप्शंस हैं. चलिए स्टार्ट करिए. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3. तो सबसे पहले है हिरण्यगर्भा. ये एक तरह का रिचुअल है. सो ये मैच करेगा सेकंड के साथ. प्रशिष्टि, ये इंस्क्रिप्शंस हैं जो रूलर्स के लिए लिखे जाते थे कि उनकी प्रेज में लिखे जाते हैं. और पिस्तका जो है एक गेटवे है, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हम फ्रेम्स देखते हैं, आर्क्स देखते हैं बड़े बड़े जो है स्टार्टिंग के गेट्स पे, उसको हम पिस्तका कहते हैं. और डी जो है नस्टालिक एक राइटिंग स्टाइल है जो कैलीग्राफिक स्टाइल है पर्शियन स्टाइल्स में, पर्शियन राइटिंग्स में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following dance forms were recognized as a classical forms of dance after India's independence? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो है क्लासिकल फॉर्म्स में देखी जाती हैं.
रिकॉग्नाइज की गई हैं आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स हैं और आपको फिर से स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु हेल्ड अ पोजीशन। बी, इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको चूज करना है कि दोनों सही हैं कि नहीं है, कि गलत हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही हैं। मनसबदारी जो है एक सिस्टम था जिसमें एक इंडिविजुअल को पोजीशन दी जाती थी, और ये ग्रेडिंग सिस्टम भी था जिसमें रैंक, सैलरी और मिलिट्री पोजीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ रेवेन्यू सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल? नंबर 1 जागीर, नंबर 2 मनसब, नंबर 3 इक्तादारी, नंबर 4 जबती। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 जब्ती। इसी को हम 10 साला सिस्टम भी कहते थे, जो अकबर के टाइम पे टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 10 साल के रेवेन्यू को एक तरह से वो किया जाता था, चेक किया जाता था, और उस हिसाब से जो है रेवेन्यू फिक्स किया जाता था कि किससे कितना रेवेन्यू हमको लेना है, या टैक्स कितना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेहरगढ़। मेहरगढ़ के जो है रिगार्डिंग हमको स्टेटमेंट्स को देखना है कि वो सही है कि गलत है। A, Mehergarh was the place where people learned to grow rice and maize for the first time. B, bones of deer, sheep and goat were also found at Mehergarh. And C, Mehergarh houses were square and rectangular in a size. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा B एंड C, कि वहां पर बोन्स भी मिली हैं डियर, शीप एंड गोट की, और वहाँ के हाउसेस जो हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर देखने को मिले। लेकिन अगर बात करें तो राइस और मेज जो है फर्स्ट टाइम वहाँ पे कल्टीवेशन के नहीं मिलता है कि वहीं पे जो है स्टार्ट हुई होगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक न्यूलिथिकल साइट है, मेहरगढ़ जो है देखा जाए तो वहाँ पर कल्टीवेशन के स्टार्टिंग के साइंस ऐसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, by the early 12th by the early 20th century, Indian women were working for in reforms. A, widow remarriage, number 2 female suffrage, and number 3 better health care. So आपको बताना है रिगार्डिंग द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के रिगार्डिंग जो है वुमेन्स किस चीज पे वर्क कर रही थी, किस चीज की रिफॉर्म्स पे वर्क कर रही थी। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी एंड सी, यानी कि फीमेल सफरेज और बेटर हेल्थ केयर। अगर हम बात करें विडो रीमैरिज की, तो ये तो बहुत पहले इस मूवमेंट को हमने देखना स्टार्ट कर दिया था, इन द 19th सेंचुरी, 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोज द फॉलोइंग मराठी डिवोशनल राइम्स। किसने जो है ये मराठी डिवोशनल राइम्स कंपोज की? यू मेड अस लो कास्ट, व्हाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट, ग्रेट लॉर्ड, और वो लाइफ लेफ्ट ओवर फूड्स टू ईट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। नंबर 1 मीराबाई, नंबर 2 बसमन्ना, नंबर 3 चोखा मेला, नंबर 4 करमेला। सो आपने देखना है कि कौन इन राइम्स को जो है, इन मराठी डिवोशनल राइम्स को किसने कंपोज किया था। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 करमेला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। So A, Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. Number 2, the Pratna Samaj adhered to traditions of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. And C, the Paramhans Mandali was founded in 1860 to work for abolition of caste. So आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड बी। बात करें सी की, तो ये मंडली जो है परमहंस मंडली, ये 1849 में ही जो है एस्टेब्लिश हो गई थी, या फाउंड हो गई थी, ना कि 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आपके सामने दो लिस्ट हैं, आपको इसमें से मैच करना है, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगती है उसे मैच कर लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। सो आइए देखते हैं कैसे लिस्ट मैच हो रही है।
द लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ इंडिया, तो अगर इसमें बात करें तो सी गोपालाचारी रहेंगे। बी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रभात फेरीज, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वीर वीर लखन नायक। एंड सी की बात करें तो लेजेंडरी ट्राइबल लीडर, ये रहेंगे अंबाबाई, और यानी कि फोर्थ। एंड डी की बात करें तो रेडिकल नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर डिमांडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्ली डेज, इनमें से किस चीज की डिमांड जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने शुरुआती दिनों में की थी? ए इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बी separation of the judiciary from the executive, C civil service examinations to be held in Indian cities, and D पूर्ण स्वराज। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड सी, इन तीनों की डिमांड्स की थी। बात करें पूर्ण स्वराज की तो ये डिमांड बाद में जाकर जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1829 में लाहौर सेशन में स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिर से जो है दो लिस्ट्स को मैच करना है। सो चूज कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1, यानी कि स्टेट लिस्ट के साथ हमारा मैच करेगा हेल्थ। और अगर बात करें यूनियन लिस्ट की तो इसके साथ मैच करेगा टैक्सेस। एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट के साथ बात करेंगे तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट, क्या होगा अगर अर्थ जो है रोटेट ना करे? नंबर 1, देयर विल बी अ रैपिड चेंज इन सीजन्स। नंबर 2, life would not have been possible on the earth. Number 3, there will be a shorter day and the longer night. And number 4, there will be a longer day and the shorter nights. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर वांट्स टू टीच द चिल्ड्रन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप थ्रू द मैप ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी डिस्कस फर्स्ट, उसे क्या डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले? नंबर 1, डायरेक्शन एंड स्केल, बी geographical status of India, C symbol and icons, and D national symbols of India। सो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सी चीज को उसे पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना चाहिए। सो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड सी। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया को स्टार्टिंग में ही उसके यानी कि फ्लैग्स वगैरह को बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन एंड स्केल्स की बहुत ज्यादा जरूरी है गई। उसके अलावा जियोग्राफिकल स्टेटस ऑफ इंडिया जरूरी है और सिंबल्स और आइकन्स भी जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the opening time of the central government offices in India is 9 a.m. IST. What will be the local time of opening of the central government offices located at 77 degree 30 east longitudinal near Bengaluru and 91 degree 15 east longitudinal near Agratal respectively? इनमें से कौन सा जो है टाइम सही रहेगा? नंबर 1, 9:20 a.m. and 8:25 a.m. Number 2, 8:25 a.m. and 9:20 a.m. Number 3, 9:35 a.m. and 8:40 a.m. And number 4, 8:40 a.m. and 8:35 a.m. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, 8:40 a.m. and 9:35 a.m. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमारे सामने जो है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो असर्शन है, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle have moderate temperature। उसके लिए रीजन देता है, the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही एक्सप्लेन कर रहा है, ना कि वहां पर जो है असर्शन में आर्टिक सर्कल भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिल ट्रैक्ट्स
थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, कौन सा मिलता है? सो नंबर 1 scattered, नंबर 2 linear, नंबर 3 compact and नंबर 4 nucleated. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1 scattered. हिली ट्रैक्स में जो हम देखते हैं स्कैटर्ड होती है, जो रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमारे सामने जो है दो लिस्ट हैं जिन्हें हमें मैच करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1. सो जो पी वेव्स हैं ये जाएंगी हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साथ, एंड एल वेव्स जो होती हैं ये सरफेस वेव्स होती हैं, और एस वेव्स जो होती हैं ये ट्रांसवर्सिस वेव्स होती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी डिपिक्टेड ऑन अ मैप इन अ ज्योग्राफी क्लास? सो इनमें से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम मैप में डिपिक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी की क्लास में? नंबर 1 ओशन बेस ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सी Delhi's atmosphere, and D rainfall in the month of July. So इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आपको जो है करेक्ट आंसर को चूज करना है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड डी. हम दिल्ली के एटमॉस्फेयर को जो है डिपिक्ट नहीं कर सकते एक मैप के ऊपर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिथोस्फीयर? सो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग सही है. नंबर 1 इट इज अ रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड रिफॉर्म्स. Number 2 it provides us forest, grassland for gazing, lands for agriculture and human settlements. Number 3 it is the soft crust or the soft top layer of the earth. And number 4 it is made up of rocks and minerals and covered by the thick layer of soil. So आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग. सो करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड. इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर गेजिंग एंड लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन हमारे सामने जो है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. सो असर्शन दिया है हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, एंड रीजन दिया है उसके लिए हॉट एयर इज डेंसर. सो आपको करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है. क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? सो करेक्ट आंसर रहेगा पहला तो सही है, लेकिन दूसरा रीजन जो है गलत है, क्योंकि हॉट एयर जो है लेस डेंस होती है कोल्ड एयर से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रोडवेज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? सो नंबर 1 द प्लेन्स हैव अ dense network of road. Number 2 roadways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over a long distance. Number 3 it is the most commonly used means of transport especially for short distance. And number 4 roads built underground are called subway and underpath. So आपको ध्यान रखना है कि उसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड. रोडवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है. वाटरवेज कई बार ज्यादा सस्ते निकल के आते हैं, इकोनॉमिकल निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू रोडवेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिसोर्स? कौन से रिसोर्स से जो है 1/4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? नंबर 1 सोलर एनर्जी, नंबर 2 न्यूक्लियर पावर, नंबर 3 थर्मल पावर, नंबर 4 हाइडल पावर. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4 हाइडल पावर या हाइड्रो पावर, जिसे हम हाइड्रो पावर कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है फिर से. सो असर्शन दिया है पिट्सबर्ग वाज वंस एन इंपॉर्टेंट स्टील पिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उसके लिए रीजन दिया है आयरन ओर वाज अवेलेबल इन प्लेंटी इन पिट्सबर्ग एंड कोल केम फ्रॉम द माइंस एट मिंटासो. सो इसका करेक्ट आंसर आपको देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं है.
सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो असर्शन जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन अगर बात करें रीजन की तो पिट्सबर्ग में कभी आयरन ओर था नहीं, वो इंपोर्ट करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रॉप बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपने जो है करेक्ट क्रॉप के बारे में बताना है कि कौन सी फसल जो है इन स्टेटमेंट्स पे मैच कर रही है। ए, इट ग्रोज वेल ऑन alluvial soil. B, it require high temperature to grow well. C, it require heavy rainfall and humid climate. And D, Bangladesh is the one of the leading producer of this crop. So आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट्स जो है कौन सी क्रॉप के ऊपर जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4, जूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following religion did Ambedkar convert to in his later life? यानी कि लास्ट में जब वो अपने अंतिम समय के नजदीक थे तब अंबेडकर ने कौन से रिलीजन में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। नंबर 1 बैविज्म, नंबर 2 सिखिज्म, नंबर 3 जैनिज्म, नंबर 4 बुद्धिज्म। सो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है रिलीजन में जो है अंबेडकर कन्वर्ट हो गए थे। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 4th बुद्धिज्म। वो अपने आखिरी समय में बुद्धिस्ट बन गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are examples of breaking stereotype? इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है। ए, मेल नर्स, बी, फीमेल फार्मर एंड नंबर सी, मेल पायलट्स। तो आपने ऑप्शंस को चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, ए एंड बी, मेल नर्स एंड फीमेल फार्मर्स। अगर बात करें मेल पायलट्स की, ये तो कॉमन है, इसमें स्टीरियोटाइप कहाँ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इन इंडिया have begun to get reorganized in the year 1856 on the base of which of the following criteria? इनमें से कौन से क्राइटेरिया के बेस पे 1856 में जो है उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। नंबर 1 लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, नंबर 2 जियोग्राफिक सिमिलैरिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन, नंबर 3 एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टीज। तो इनमें से कौन से क्राइटेरिया के बेस पे किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के बेस पे जो है 1857 में उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रूरल एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। नंबर 1 वार्ड काउंसलर, नंबर बी लेखपाल, नंबर सी तहसीलदार एंड नंबर 4 पटवारी। कौन कौन से जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3, बी, सी एंड डी, यानी कि लेखपाल, तहसीलदार एंड पटवारी। वार्ड काउंसलर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है एसोसिएट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट? इनमें से किस में जो है ज्यादा उनको चांसेस हैं कि उन्हें अच्छे से जो है फेयर प्राइसेस में प्रोडक्ट बेच सके। नंबर 1 सब कॉन्ट्रैक्टिंग, नंबर 2 आउटसोर्सिंग, नंबर 3 पुटिंग आउट एंड नंबर 4 कॉर्पोरेटिव। तो आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है सिस्टम अच्छे से जो है फेयर चांसेस देता है एक स्मॉल प्रोड्यूसर को कि उसे अपने प्राइसेस की कीमत मिल सके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कॉर्पोरेटिव्स, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding urban livelihood is true? A, street vendor in urban area do not have right to earn their livelihood because they are considered as engaged in unlawful activities. B, it is in the municipal corporation or the town panchayat which decides on which day of the week the market has to remain closed in urban areas. And C, casual workers often have to engage in more than one job. So आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है या करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, बी एंड सी। तो चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। So thank you and best wishes for your exam.